जंग अब अलग अलग देशों के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों तक फैल चुकी है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान की पकड़ मजबूत हो गई है और अमेरिका ने ही दावा किया है कि ईरान वहां माइंस बिछाकर जहाजों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो दूसरी तरफ अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल के बैंकों पर यानी उनके आर्थिक ढांचे पर प्रहार की चेतावनी दी है। इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता बदलने की कोशिश करते हैं तो ईरान अपने आखिरी प्रभावी मिसाइलों से इजराइल के डिमोना परमाणु रिएक्टर को निशाना बना सकते हैं। डिमोना परमाणु रिएक्टर जो इजराइल में है, उस रिएक्टर पर निशाना साध सकता है ईरान का कहना है। ये परमाणु रिएक्टर, जी हां, एक ईरानी अधिकारी के मुताबिक पूरे मध्य पूर्व के ऊर्जा ढांचे को भी टारगेट किया जा सकता है। ईरान की इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इजराइल के डिमोना परमाणु रिएक्टर पर हमला हुआ तो उसका असर चेरनोबिल जैसी घातक, उसी टाइप से घातक हो सकता है। आपको बता दूं कि डिमोना में स्थित शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इजराइल का सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकाना माना जाता है। इस परमाणु रिएक्टर का निर्माण 1958 में हुआ। जी हां, 1958 में हुआ और उस समय फ्रांस ने गुप्त रूप से इजराइल की मदद की थी। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियार है। तो उन 9 देशों में जिसमें भारत भी है और पाकिस्तान भी है और इसमें इजराइल भी है। यानी अब तक अमेरिका और इजराइल जो धमकी ईरान को दे रहे थे कि हम तुम्हारे परमाणु ठिकाने को उड़ा देंगे, वही पलटवार अब इजराइल पर हुआ है। खास बात यह है कि ईरान के परमाणु हथियार की कोई पुष्टि नहीं है, जबकि इजराइल के पास परमाणु हथियार है, ये सब मान रहे हैं। इधर ईरान ने जिस तरीके से हॉर्मुज को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है, उसकी काट भी अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही खबर आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थाई झंडे यानी थाईलैंड के झंडे वाले कार्गो जहाज पर हमला हुआ है और जहाज के क्रू को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रॉयल थाई नेवी ने एक बयान में कहा है कि जहाज पर 23 थाई क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें 20 को बचा लिया गया है, यानी 20 बचा लिए गए हैं और 3 की तलाश जारी है। अभी ये पता नहीं लगा है कि यह हमला किसकी तरफ से हुआ है, लेकिन इसने बाकी देशों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। इसलिए इसके लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत यानी इस जंग की शुरुआत और खामनेई की हत्या दोनों का दोष अमेरिका पर ही है। खामनेई के साथ साथ अमेरिका आम लोगों को भी निशाने पर ले रहा है। ईरानी मीडिया के अनुसार अमेरिका और इजराइल की संयुक्त हवाई कार्रवाई में तेहरान स्थित एक बैंक पर हमला हुआ, जिसमें बैंक के कई कर्मचारियों की मौत हो गई। इसके बाद ईरान की सेना ने पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल से जुड़े आर्थिक एवं बैंकिंग केंद्रों पर हमले की कड़ी चेतावनी दी है। ईरान की प्रमुख सैन्य कमान खातम अल अंबिया के हेडक्वार्टर ने एक बयान जारी कर कहा है कि दुश्मन ने हमें अमेरिका और ज़ायोनी शासन से जुड़े आर्थिक केंद्रों और बैंकों पर हमला करने की खुली छूट दे दी है। बयान में कहा गया है कि दुश्मन की इस अवैध और असामान्य कार्रवाई के जवाब में पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिका और इजराइल के से जुड़े आर्थिक एवं बैंकिंग केंद्रों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे बैंकों से 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दूरी बनाकर रखें। तेहरान अमेरिका और इजराइल से जुड़े क्षेत्रीय आर्थिक एवं बैंकिंग केंद्रों पर हमला करेगा। यह बात ईरान की प्रमुख सैन्य कमान के द्वारा कही जा रही है। दुनिया भर में अमेरिका और इजराइल के बैंकों का कारोबार फैला है और इन पर हमले का मतलब है कि इन देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार, जिससे एक बार फिर जनता को ही तकलीफ होगी। इधर ये जंग जिस तरह हॉर्मुज पर टिक गई है वो चिंताजनक है। पूरी चिंता की बात यहाँ पे दिखाई देती है कि आखिर ये जंग हॉर्मुज पर टिका के आखिर किस दिशा में लेके आप जाना चाहते हैं। ये चिंताजनक है। पूरी दुनिया, आप जान रहे हैं कि पूरी दुनिया के तेल और गैस की सप्लाई का 5वां हिस्सा इस स्ट्रेट से यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इस रास्ते पर बारूद बिछा दी है। जैसे ही कोई जहाज यहां से गुजरेगा उसके परखच्चे उड़ जाएंगे।
वहीं अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की माइंस बिछाने वाली 16 जहाजों को उड़ा दिया है। लेकिन ये दावे और प्रतिदावे अब दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए खतरा बन गई है। भारत के लिए यह खतरा और भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत का 50% तेल और 55% गैस का आयात इस रास्ते से होकर गुजरता है। अभी के हालात ही बता रहे हैं कि देश यानी भारत बड़े ईंधन संकट का शिकार हो चुका है। हालांकि नरेंद्र मोदी तो दावा कर रहे हैं कि कोई संकट नहीं है, यह सब कांग्रेस की अफवाह है। लेकिन सड़कों पर खाली सिलेंडरों के साथ लाइन में लगे लोग भी क्या अफवाह का हिस्सा हैं? अयोध्या मंदिर की रसोई और काशी विश्वनाथ मंदिर की रसोई से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के कैंटीन तक सब जगह एलपीजी की किल्लत का असर दिख रहा है। और ऐसे में हम इस बात पर खुश हो लें कि अमेरिका ने भारत को 30 दिनों की छूट दे दी है रूस से तेल खरीदने के लिए। आज ही व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस बारे में बयान दिया है। उधर भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में भारत एक अहम साझेदार है। उन्होंने भारत की ओर से रूसी तेल खरीद को लेकर भी बयान दिया है। सर्जियो गोर ने एक्स पर लिखा है कि भारत दुनिया भर में तेल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने में एक अहम साझेदार है। अमेरिका यह मानता है कि रूस से तेल की चल रही खरीदारी भी इसी प्रयास का हिस्सा है। सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं और रिफाइनर्स में से एक है। अमेरिकियों और भारतीयों के लिए बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका और भारत का साथ मिलकर काम करना जरूरी है, यह सर्जियो गोर का कहना है। तो अमेरिका को जब जैसी जरूरत हो वो फैसले ले रहा है और मोदी सरकार उन फैसलों को चुपचाप माने, यही माहौल बन चुका है। अब यह लड़ाई जब तक जारी रहेगी, क्या अमेरिका की ढील तब तक बनी रहेगी भारत के लिए, यह भी देखना होगा। वैसे इस लड़ाई में रूस एक बड़ा प्लेयर अब बन चुका है जो मैदान में उतरे बिना पॉइंट्स ले रहा है। खबर यह है कि पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से फोन पर बात की है। रूस ने यहां कहा है कि मौजूदा संकट का समाधान सैन्य टकराव नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत से ही संभव है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष को जल्द कम किया जाना चाहिए। रूस का रुख शुरू से यही रहा है कि विवादों को राजनीतिक और कूटनीतिक रास्ते से सुलझाया जाए। शुरुआत से ही हमने यानी पुतिन ने तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि किसी भी समाधान के लिए कई देशों के बीच सहमति बनना जरूरी है। हम कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को साथ आना होगा। तो अब क्या रूस की मध्यस्थता से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है वो रुक जाएगी? क्या ईरान जो है रूस की बात मानेगा? क्योंकि उसने अभी तो समर्पण करने या बात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन अमेरिका जरूर लड़ाई खत्म करवाने के पक्ष में है। तो क्या इस जंग से अब एक नदी वैश्विक व्यवस्था बनेगी? जी हाँ, नदी की बात यहाँ एक्चुअली वो जो उसकी बात हो रही है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है। वो जो है वो एक अलग धारा में, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात लगातार कर रहे हैं, यहाँ से जो धारा बह रही है वो धारा जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था को चेंज करने में यहाँ पर बाधक बनेगी या यहाँ से विश्व को दुरुस्त करने में मजबूती से काम करेगी, ये भी देखना होगा। बहुत कुछ है यहाँ पे आज जानना। पूरी दुनिया में कैसे मचा हुआ है हाहाकार और कैसे इजराइल पर ईरान का बड़ा पलटवार हो रहा है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, और उधर जरा नाम चेंज कर लीजिए, हमारे साथी ईरान से जुड़े हुए हैं अब्दी साहब हमारे साथ, शायद आबिद रजा नौशाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौशाद साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले नौशाद साहब आपके पास ही आना चाहता हूं। आबिद रजा नौशाद साहब, चल क्या रहा है? आज 12वां दिन हो गया ईरान और अमेरिका इजराइल इस जंग के, और 12 दिनों में कहां दिखाई देता है ईरान और कहां इजराइल दिखाई देता है, जरा बताइए नौशाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आदाब अर्ज करता हूं तमाम जो यहाँ पर पैनलिस्ट हैं
मौजूद हैं। और देखिए, जंग का माहौल आप लोग देख रहे हैं, मुसलसल आपकी निगाहों के सामने है, सारी खबरें आपके सामने हैं। ईरान के अंदर पूरी तरीके से जोशो खरोश भरा हुआ है, पब्लिक के अंदर भी, और पब्लिक इंतकाम के मूड में है और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आपको याद होगा कि अभी कुछ अरसे पहले कुछ लोग थे जिन्होंने दंगे और फसाद किए थे, जबकि मैंने खुद देखा था यहाँ की सड़कों पर कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ 50, 60, 100 दंगाई एक जगह जमा हो जाते थे। पुलिस इधर से उनको भगाती थी, वो किसी और तरफ चले जाते थे, वहां से भगाती थी, किसी और तरफ आ जाते थे और आगजनी करते थे, तोड़फोड़ करते थे। अच्छा, उस वक्त तक पुलिस को ये ऑर्डर नहीं था कि आप किसी के ऊपर फायरिंग करें, किसी को मारें। पुलिस को ये ऑर्डर नहीं था गवर्नमेंट की जानिब से कि ये सब हमारे अपने ही लोग हैं, कुछ लोग भटक गए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये लोग वापस अभी आप कोई ऐसा इंतहाई कदम ना उठाएं जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस को, मैनेजमेंट को, बहुत सारे लोगों को और आम पब्लिक को मारा गया, कुर्बानियां देनी पड़ी। लेकिन फिर भी दंगाइयों के साथ उस तरह से पेश नहीं आया गया जिस तरह से पेश आना चाहिए था, क्योंकि इनकी सियासत ये थी कि पब्लिक को कंट्रोल किया जाए और समझाया जाए। जी। इतने दंगे होने के बावजूद अभी जो माहौल है, यानी उसी के कुछ ही दिन बाद अटैक करता है इसराइल, शायद उन्हीं दंगों पर तकिया करते हुए, उस पर भरोसा करते हुए कि ऐसा लगता है कि ईरान के अंदर जो है माहौल खराब हो चुका है और पब्लिक जो है हुकूमत के, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो चुकी है, सिस्टम के अगेंस्ट हो चुकी है। अब यहां पर जो है पब्लिक आकर और बाहर से अगर हमला होता है तो हुकूमत को तब्दील किया जा सकता है। उनका मानना यह था, उनका समझना ये था, जिसको उन्होंने मेयार बनाकर हमला किया, अटैक किया यहाँ के ऊपर, और ये सोच रहे थे कि 3-4 दिन हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। सबसे बड़ी लीडरशिप को खत्म करने के बाद, जो कमांडर्स थे बहुत बड़े पहली सफ के, उनको खत्म करने के बाद उनका ये अंदेशा था और समझ रहे थे, जो कि ख्याल खाम साबित हुआ, कि यहां से पूरी तरह से हुकूमत तब्दील कर दी जाएगी और दूसरी कोई गवर्नमेंट, दूसरा कोई सिस्टम यहां पर ला दिया जाएगा। लेकिन वही पब्लिक जो 12 दिन की कुछ दिनों पहले जो दंगे हुए थे, उस दंगे में जो पब्लिक घरों में थी और उस तरह से निकल नहीं रही थी, वो पूरी तरह से आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल के बाद जो है वो पूरी पब्लिक मैदान में आ गई और एक अजीब तरीके की यूनिटी, यानी मैं कई सालों से यहां पर हूं, कई नशेब फराज मैंने यहाँ पर देखे हैं कि किस तरह से उतार चढ़ाव हुआ है यहाँ के निजाम में, यहाँ के सिस्टम में, यहाँ पर किस तरह से मुख्तलिफ बार दंगे हुए हैं, बड़े पैमाने पर फसाद हुए हैं, हुकूमत तब्दील करने की कोशिश। लेकिन इस पूरे अरसे में बार बार ये पब्लिक बाहर निकली है निजाम के सपोर्ट में, सिस्टम के सपोर्ट में, गवर्नमेंट के सपोर्ट में। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं यूनिटी पब्लिक के दरमियान, वो अजीब किस्म की है, यानी ऐसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। और वो जोश, वो वलवला, वो एक इंतकाम सबकी आंखों में भी है और सबकी आंखों में गुस्सा भी है कि जुल्म के खिलाफ हमें खड़े रहना है। और ये बात जो जुल्म के खिलाफ खड़े होने की है, ये जितने भी दुनिया के आजाद इंसान हैं, जो किसी भी जालिम के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, उनके अंदर ये पाई जाती है। और ये जो ईरानी कौम है, जो मुस्लिम्स हैं यहाँ के, और बल्कि तमाम ही ईरानी कौम जो ईरान से मोहब्बत करते हैं, जो भी यहाँ के बाशिंदे, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, उन सब के अंदर एक जज्बा पाया जा रहा है। और खासकर शियों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान इसलिए और ज्यादा पाया जाता है क्योंकि उनके निगाहों में करबला मौजूद है। और करबला एक ऐसी जगह है जहां पर जुल्म के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा कयाम हुआ, शहादतें दी गई, मगर जुल्म को बाकायदा एक्सपोज कर दिया गया। ये कौम उस करबला की मानने वाली है। दूसरी तरफ यानी माजी में अगर देखें, पास्ट में देखें, तो एक आइडियोलॉजी के बतौर इनके पास, और इसी तरह अगर फ्यूचर में देखें तो इनके पास महदवियत नाम की एक बहुत बड़ी चीज मौजूद है। महदवियत का अकीदा मौजूद है कि आखिर में, दुनिया के आखिर में एक प्रॉमिस सेवियर आएगा जो दुनिया को जुल्म से, ऑपरेशन से, नाइंसाफियों से, बेअदालती से पूरी तरह से निजात दे देगा और हर जगह अदल और इंसाफ का परचम लहराएगा। तो ये ऐसे इमाम मेहदी का वेट कर रहे हैं, उस प्रॉमिस सेवियर का जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है हमारी नजर में, उनका वेट कर रहे हैं। और ये प्रॉमिस सेवियर का जो अकीदा है, जो बिलीफ है,
वो सिर्फ मुसलमानों के यहाँ नहीं है, वो हिंदुइज्म में भी है, क्रिश्चियन के यहाँ भी पाया जाता है और दूसरे जितने भी अध्ययन है उनके यहाँ भी पाया जाता है, जिन्हें हम इमाम मेहदी के नाम से जानते हैं इस्लाम के अंदर। तो एक तरफ पास्ट में करने महदवियत है, ये दोनों को लेके हुकूमत के साथ ये पूरी की पूरी कौम, ईरानी कौम खड़ी हुई है, मुखालिफ तरीके की यूनिटी पाई जाती है। दूसरी तरफ खुद हुकूमत का जो ये कहना है, हुकूमत किसी तरह से भी अभी सीज फायर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बल्कि उनके जहन में सिर्फ ये है कि हम उस हद तक जाएंगे कि दोबारा अमेरिका की, इजराइल की ऐसी हिम्मत ना होने पाए कि जब चाहते हैं वो जंग स्टार्ट कर देते हैं और जब चाहते हैं वो सीज फायर की गुहार लगाने लगते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे इस बार हम जब तक कि अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह से शर्मिंदा न कर दें अपने इस काम पर, जो घिनौना काम उन्होंने किया है और मुसलसल करते आ रहे हैं। उनकी पूरी तारीख ऐसे घिनौने काम से भरी हुई है, जिन्होंने हमेशा बेगुनाह इंसानों को मारा है, सिविलियंस को मारा है। आज भी ईरान के अंदर आयतुल्लाह खामनेई को शहीद करने के बाद और दीगर उनके कमांडर्स को मारने के बाद ये मुसलसल जो अटैक्स हो रहे हैं, वो ज्यादातर अटैक्स सिविलियंस पर कर रहे हैं। अभी आज की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, यहाँ के 19,000 से ज्यादा सिविलियंस के घर हैं जो पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। यानी सिविलियंस की बिल्डिंग पर मारना और शहीद करना, छोटे छोटे बच्चे, औरतें यहां पर मारी जा रही हैं। मैं आज देख रहा था 2 महीने की एक बच्ची का ताबूत रखा हुआ था। आज यहां मैं कुम में हूं, यहां हरम है, हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का यहां पर रोजा है, होली श्राइन है। वहां पर कल ऐलान हुआ था कि यहां पर एक 3 साल के बच्चे की जो है वो तशय्यद जनाजा होगी, उसका ताबूत आएगा, उसको उठाया जाएगा। यानी छोटे छोटे बच्चों को, मजलूमों को कहीं पर भी जाके धमाका कर दे रहे हैं, कहीं पर भी जाके मार दे रहे हैं। यानी ज्यादातर इनके अटैक्स किस पर हुए हैं? सिविलियंस पर हुए हैं, जिसमें इन्होंने दी। तो मेरे कहने का खुलासा ये, मकसद ये है कि यहां पर अवाम और निजाम, अवाम लोग और सिस्टम, हुकूमत, गवर्नमेंट, दोनों इस वक्त पूरी तरह यूमियान कि अमेरिका और इसराइल को यहां तक सबक सिखाना है कि दोबारा इनकी ऐसी हिम्मत ना होने पाए, और बल्कि इनका जो अहम जो मकसद है, एम है, वो ये है कि इस इलाके से, इस पूरे खित्ते से, इस पूरे जोग्राफिया से इधर का जो है, यहां से अमेरिका को खत्म कर देना है। चूंकि यहां पर तमाम फसादात की जड़ जो है, तमाम बुराइयों की जड़ अमेरिका का इंपीरियलिज्म है, अमेरिका की जिनायतें हैं, अमेरिका के जुल्म है, और उसके साथ साथ यानी इजराइल भी अगर कुछ कर रहा है तो वो खुद इतनी औकात नहीं रखता है कि वो यहां पर कुछ कर सके, मगर ये कि उसको अमेरिका का सपोर्ट है, असलहे अमेरिका से आ रहे हैं, प्लानिंग अमेरिका से आ रही है, इजाजत अमेरिका से मिल रही है। बार बार नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के पास जाता है, गुहार लगाता है और कुछ ना कुछ वहां से लेके आता है, फिर यहां पर रखता है उसको, यहां पर उसका इंप्लीमेंट करता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा खित्ता, हमारा ये पूरा इलाका जो है वो मुश्किलों में दो चार हो गया है। कितनी महंगाई बढ़ने वाली है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, तमाम मुल्कों पे इसका असर पड़ रहा है। उसकी सबकी जड़ जो है ना, जिसको हमारी जबान में कहते हैं शैतान अकबर, सबसे बड़ा शैतान अमेरिका और उसका पिट्ठू इसराइल है, जिसने, वरना ये खित्ता बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एशिया हमारा बहुत अच्छा है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, और ये सारे ममालिक यहाँ जितने लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, सब पीस चाहते हैं, पीसफुल हैं। ये बाहर से लोग, यानी सबसे बड़ा एक सवाल ये है जो हर इंसान के जहन में आना चाहिए, वो सवाल ये है कि अमेरिका इतनी दूर, इतने हजार किलोमीटर से, न जाने कितने हजार किलोमीटर अमेरिका है, वहां से चल के उसको इस खित्ते में आके रहने की और जीने की और यहां पर तूफान मचाने की, बेगुनाहों को मारने की इजाजत किसने दी है? यहां पर बेसिस बनाने की उसको जरूरत क्यों पड़ी है? क्या ईरान गया था अमेरिका, या अमेरिका आया ईरान पर अटैक करने? क्या वेनेजुएला गया था अमेरिका पर अटैक करने, या अमेरिका आया वेनेजुएला पर अटैक करने? क्या अफगानिस्तान, इराक और इस खित्ते के बहुत सारे दूसरे मुल्क गए थे वहां अटैक करने, या वो यहां अटैक करने आए थे? और वो नारे लगाते हैं कि हम जाके वहां पे फ्रीडम लाना चाहते हैं। यहां पर फ्रीडम पहले से मौजूद है, और आपके यहां से अच्छा फ्रीडम यहां मौजूद है। आप इंपीरियलिस्ट हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट करना जानते हैं, आप सिर्फ कत्लेआम करना जानते हैं, मगर यहां पर सब लोग एक इज्जतमंदाना जिंदगी गुजारना चाहते हैं,
एक दोस्ती के माहौल में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जितने ममालिक हैं सब पीसफुली जीना चाहते हैं, मगर इन लोगों ने आग लगाई। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि अमेरिका यहां क्या कर रहा है, क्यों तबाही मचा रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका क्या करना चाहता है, लेकिन जरा ये बताइए कि इजराइल के साथ क्या कुछ चल रहा है। इजराइल के ऊपर ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ये खबर आ रही है, लेकिन चूंकि आप ईरान में हैं और इजराइल से कुछ नहीं आ रहा है, इजराइल से एक वीडियो नहीं, एक फुटेज नहीं, कुछ नहीं। हमारे जो साथी वहाँ पे हैं नौशाद साहब, वो वहाँ से फ़ोन तक नहीं कर पा रहे हैं, ये हालात हो गए वहाँ पे। तो वैसे में आप बेहतर बताएंगे कि ईरान इजराइल के ऊपर, ईरान मिडिल ईस्ट के ऊपर, ईरान हॉर्मुज में जो कि कहा जा रहा है, और जो अमेरिका ने, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा था, अमेरिका ने कहा है कि पानी के नीचे माइंस बिछा रहा है ईरान। कितनी सच्चाई है? मिडिल ईस्ट के साथ क्या कर रहा है ईरान, ईरान इजराइल के साथ क्या कर रहा है, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या कर रहा है? ये तीन बातें। जी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए, ये अभी आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें यह था कि ये 38th वेव है इनके हमले की जो ईरान ने इजराइल के ऊपर किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये वाजे होनी चाहिए कि ईरान अटैक नहीं कर रहा है, ईरान अपने रहा है। इसलिए कि शुरू किसने किया है? शुरू अमेरिका और इजराइल ने किया है, और बार बार शुरू उन्होंने ही किया है। और सिर्फ ये कि हम तुम्हें वैसे जीने देंगे जैसे हम चाहेंगे, अगर तुम हमारे सामने खड़े होगे तो हम तुम्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे। ये एक खूंखार, वहशी, भेड़िया और जालिम की अलामत होती है कि सामने वाले को यह कहे कि जैसे हम कह रहे हैं वैसे तुम्हें जीना है, वरना तुम्हें जीने का हक नहीं है, वरना हम तुम्हें नाबूद कर देंगे, हम तुम पर बम गिराएंगे, हम तुम्हारे लोगों को मारेंगे। तो इसके जवाब में जो है ईरान बहरहाल अपने डिफेंड करने का ये इंसान का हक है कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आपका एक फितरी हक है, आपका नेचुरल हक है, आपका दीनी भी हक है, इंसानी भी हक है कि आप उसके सामने डट के खड़े हो जाएं और अपना बचाव करें। ईरान अपना बचाव कर रहा है, ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ये 38वीं वेव उसने उधर मारी है, उधर से भी हमले हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि वो क्या कर रहे हैं, वो बास साइट्स को भी मार रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो उनके हमले हैं वो सिविलियंस के ऊपर हो रहे हैं और सिविलियंस मारे जा रहे हैं। इधर से जो अटैक हो रहा है वो प्रिसाइजली मिसाइल का अटैक करने की कोशिश है कि जो उनके अड्डे हैं, जो उनके सैन्य अड्डे हैं या इस तरह की दूसरी जगह हैं जो ऑफिशियल हैं, वहां पर अटैक किया जाए और उनको नुकसान पहुंचाया जाए। यहां से ये सिलसिला जारी है। रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो वहां पर जो माइंस बिछाने वाली बात है, ये नैरेटिव उधर से सेट किया गया। अभी इधर से ईरानी पक्ष ने, ईरानी जो साइड है, उसने कोई ऐसी बात नहीं है की है कि हमने वहां पर माइंस बिछा रखी है या माइंस बिछाने वाले हैं, और इनको शायद माइंस बिछाने की जरूरत भी नहीं है। इनका ये कह देना कि आप जो भी हमारे दुश्मन की शिप्स हैं वो यहां से नहीं गुजर सकती हैं, बस इतना कहना ही काफी है। अगरचे वो ट्रंप का कहना है, अमेरिका का कहना है कि हम अपनी नाव वहां भेजेंगे जो एस्कॉर्ट करेंगी शिप्स को, लेकिन अभी तक सिर्फ उनका दावा है, सिर्फ वो कह रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी नाव वहां पर नहीं आई है जो शिप्स को एस्कॉर्ट करे और उसको हिफाजत के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार लगा सके। सिर्फ और सिर्फ उनका ये दावा और उनका नबी हुआ नहीं। और इधर से यहाँ की फौज का कहना है, यहाँ की हुकूमत का कहना है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप एस्कॉर्ट करके दिखाएं, आप भेजें। यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल हमारी नजर में है और हम इसको देख रहे हैं, जिसे हम चाहेंगे गुजरेगा, जिसे चाहेंगे नहीं गुजरेगा। ये इन्होंने यहां पर लिया हुआ है और ये इनका एक है जो इनके पास है, ईरान के पास। ईरान मजबूती से पकड़े हुए, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो माइंस वाली बात जो है वो अभी तक इधर से कोई ऐसी बात नहीं आई है जो जिसकी तस्दीक की जाए कि ईरान ने कोई ऐसी बात की है। लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा कि माइंस बिछाने की इनको जरूरत नहीं है। अगर इनको रोकना हुआ तो इनकी पहली बात तो बात ही काफी साबित हो गई है। दूसरे के कुछ शिप्स पर अटैक्स की भी खबर आई है कि इन्होंने थोड़ा मोड़ा अटैक करके जो है उसको रोकने की कोशिश की है, और बाकी शिप्स वहां पर सारी की सारी मौजूद हैं, किसी में हिम्मत नहीं हो रही हॉर्मुज को क्रॉस कर सके। जी जी, आपके अब बने रहिए, दोबारा आता हूं आपके पास। थोड़ा एक छोटा सा कमेंट प्रेम कुमार जी आपसे लेना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, आप इस जंग को अब 12वें दिन कहां देखते हैं? प्रेम कुमार जी। प्रिया राजीव जी, देखिए जिस मुकाम पर यह जंग पहुंचा है
और डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बात कर रहे हैं। और इसके अलावा तुर्की का भी एक आया है कि जंग बंद होनी चाहिए। तो जंग के खिलाफ पूरी दुनिया में जो आवाज उठ रही है, वो आवाज अब डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा परेशान करने लगी है। ये जंग जीतने का जो मतलब होता है, वो जीतना कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अगर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के नजरिए से देखें कि वो जंग जीतना चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ईरान पर उनके मनपसंद सरकार हो, जो कोई आसार नहीं है। भाई खामनेई की हत्या तो उनका मकसद तात्कालिक हो सकता है, लेकिन दूसरे खामनेई उनकी जगह आ गए उनकी मर्जी के बगैर। तो जंग में जीत उनको नजर नहीं आ रही। तेल कुओं पर या पूरे बाजार पर उनका दबदबा बढ़ जाए, ऐसी भी बात नजर नहीं आ रही। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो एक झूठी तस्वीर बनाई गई कि एक सुरक्षा दी जा रही है और ये हम निकाल रहे हैं, और उसका असर ये हुआ कि बाजार में थोड़ा स्थिति संभल गई। लेकिन वो झूठ तुरंत पर्दाफाश हुआ, वो फर्जी था और फर्जी दावे किए गए। तो ये जो फर्जी दावे किए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि स्ट्रेस डोनाल्ड ट्रंप का बढ़ता जा रहा है। तो ये जंग रुकेगा ऐसा हमें दिखता नहीं है। इसका अंजाम, इसकी अंतिम परिणति डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से होगी ऐसा हमें लगता नहीं। लेकिन इजराइल का इस जंग में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हो रहा है, जिसके बारे में हमें खबर नहीं मिल रही है। और वहाँ क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो ईरान की तरफ से खबरें बताई जा रही हैं, वो तो बेंजामिन नेतन्याहू के भी सकुशल नहीं होने की बात कही जा रही है। कई बैठकें जो तय थी नेतन्याहू की, वो नहीं हुई। तो वो क्या घायल हैं कि बीमार हैं कि क्या है स्थिति, ये भी एक सवाल है। लेकिन अगर बेंजामिन नेतन्याहू की सेहत को कुछ होता है युद्ध की वजह से, तो ये फिर एक बहुत बड़ा वाइटल पॉइंट होगा। इस जंग को हम उस रूप में ही देख रहे हैं कि ईरान की आक्रामकता में, रक्षात्मक आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई है। वो उसका मॉरल डाउन नहीं हुआ है। उसकी क्षमता जरूर युद्ध के कारण घटी होगी, हो सकता है। नेवी पर दावा है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप का कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, कि एयर को लेकर के नुकसान पहुंचाया। लेकिन एयर और नेवी को आप डिस्टर्ब भी कर दें, 60% क्षमता भी खत्म कर दें, तब भी जब तक आप जमीन पर नहीं उतरेंगे, ईरान को अपनी मुट्ठी में करना उनके वश की बात नहीं है। और ईरान को मुट्ठी में नहीं करते हैं तो जंग क्या जीत गए। तो इसलिए ये जंग अमेरिका और इजराइल जीतने नहीं जा रहा है। ये तो अभी ही लिख लिया जा सकता है कि ये जंग अमेरिका जीतने नहीं जा रहा है, इजराइल जीतने नहीं जा रहा है। तो ये इस हालात में जो पूरी दुनिया पर जो प्रेशर बन रहा है, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, इसका उत्तर भी अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रहा है। क्योंकि दुनिया अब एक तरफा बोल रही कि जो हालात बन रहे हैं हमारे भी देश में, भाई एलपीजी का संकट है और एस्मा लागू है, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, और घरेलू गैस की कीमतें बढ़ी, और दूसरी चीजों की पेट्रोल डीजल भी बढ़ेगा पाकिस्तान में और दूसरे देशों में भी दिख रहा है। तो ये जो हो रहा है, इसका दोष किसका है? क्या खामनेई साहब जो शहीद हो गए उनका दोष दिया जाएगा, या दोष तो अमेरिका और इजराइल का ही माना जाएगा? तो एक फर्जी सर्वे भी अमेरिका में आया कि 52% लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं कि युद्ध जो है सही है। तो 52% अगर साथ में भी हैं, मान भी लिया जाए उस सर्वे को, तो अमेरिका की 48% जनता युद्ध के खिलाफ है। ये युद्ध जैसे राष्ट्रवादी फैक्टर जिसमें पूरा देश साथ होता है, उसमें अगर 48% जनता अमेरिका की वहां पर खिलाफ में खड़ी है, जिसमें उनकी पार्टी का भी 30% से ज्यादा लोग हैं, तो ये वहां डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी हार है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस युद्ध का जो साइड इफेक्ट है, या आफ्टर
इफेक्ट तो बाद में आएगा। इन बिटवीन इफेक्ट जो है वो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक भविष्य को, उनके राजनीतिक भविष्य को नुकसान करने वाला है, ये साफ तौर पर हमें दिखता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखता है। जरा एक बार फिर नौशाद साहब को ले आइए स्क्रीन पे, और एक दो और सवाल जरा स्क्रीन पे ले आई। नौशाद साहब, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि यहाँ पर जो बात यहाँ प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, अमेरिका की बात अगर की जाए तो अमेरिका की तरफ से बहुत सारी बातें, बहुत सारे घटनाक्रम को बहुत तेज़ी से हम परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो रोज़ सुबह जैसे ही जगते हैं एक मैसेज दे देते हैं अपना ट्रूथ सोशल पे, और उस मैसेज में रोज़ कुछ ना कुछ रोज़ कहते हैं कि आज रात को कत्ल की रात बना देंगे हम ईरान के लिए, आज सबसे बड़ा सबसे ज़ोरदार हमला करेंगे हम। और जब रात को शाम को, आप तो चूंकि वहाँ हैं और आप अच्छी तरह से देख रहे हैं ये विजुअल्स, आप लोगों के ज़रिए ही हम तक आए हुए हैं, इन विजुअल्स को देखकर हम साफ समझते हैं कि रात के वक्त इफ्तार के बाद, चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है, इफ्तार के बाद लोग सड़कों पे रहते हैं और अगर बगल में कहीं मिसाइलें या बम बरसाए जाते हैं तो वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। ये सारे विजुअल्स आए हुए हैं, हमने अपने दर्शकों तक वो तमाम चीज़ें पहुंचाई हुई हैं। लेकिन अमेरिका के रोल में और इन सब बातों को जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसको ईरान के लोग कैसे देख रहे हैं? क्या अमेरिका को लेके, इजराइल को लेके आपकी चर्चा, ईरान के जो आम आवाम वहाँ है उससे आपकी चर्चा होती होगी, बात होती होगी, उनकी क्या प्रतिक्रिया है जरा ये बताइए, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे आप हैं। जी, सबसे पहले तो अदा करूंगा प्रेम कुमार साहब का कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की और बहुत ही, इससे समझ में आता है कि हमारे प्रेम कुमार साहब काफी इस सिलसिले में इंसाफ पसंद हैं और सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए फिर कोई नतीजा लेते हैं और फैसला करते हैं। पिछली तरफ मैं एक बार पलटूंगा, उसके बाद आपके आगे के सवाल का जवाब वो ये कि ये जो आपने एक बात कही थी उसमें मुझसे जवाब उसका रह गया था पिछली बार, वो ये कि ईरान इधर से अटैक कर रहा है मगर उधर से कोई इस तरह की खबर इजराइल से नहीं आ रही है। तो जाहिर है कि ये बहुत ही बड़ी तरीके की जो है या बुरी तरीके की सेंसरशिप है वहां पर, कि उधर के जो हम पर अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसको न दिखाया जाए। भाई इधर के मिसाइल जा रही हैं और वहां पर जाके पड़ रही हैं तो कुछ ना कुछ तो वहां कर रही होंगी ना, तो आप उसके विजुअल्स क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जबकि 2-2 टन का लास्ट जो कल रात हमला किया है वो 2 टन के उसमें जो है बारूद भरे हुए थे, वो मिसाइल उन्होंने भेजी। 4 खुर्रमशहर 4 मिसाइल बहुत ही खतरनाक मिसाइल हो जाके पड़ा भी, और इनका कहना भी है, ईरानी साइड का दावा है कि हमने सबसे संगीन और सबसे भारी हमला कल रात किया है। तो जब भारी हमला हुआ है तो उधर भारी असर भी होगा, तो क्यों आप दिखा नहीं रहे? अगर वहां कुछ नहीं हुआ है तो कम से कम वही दिखाइए आप कि भाई कुछ नहीं हुआ है। छुपाना इस बात की दलील है कि आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं और अपनी जो अपना ब्लंडर है उसको शो नहीं करना चाह रहे हैं। आपकी जो शिकस्त हो रही है उसको दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने इंशाल्लाह सारी हकीकतें खुल के आएंगी। जी, नेतन्याहू के सकुशल न होने की या उनके सिलसिले में भी खबरें इस तरह की आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, और बहुत से उनके दीगर ऑफिशियल्स की और दीगर ओहदेदारों की इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिससे समझ में नहीं आ रहा है कि वहां से कोई तस्दीक नहीं हो रही है, हाँ या ना नहीं कहा जा रहा है, जो इन बातों को और इन सवालों को और भी गहरा बना देते हैं। और दूसरे कि जो 16 नेवी शिप्स को नाबूद करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि हमने उधर तो शिप्स पर हमला किया ईरान के और उसको पूरी तरह से नाबूद कर दिया है, उसकी भी इधर से कोई ऐसी तस्दीक नहीं हुई है। तो इधर से मुसलसल झूठ भी बोला जा रहा है और सेंसर भी किया जा रहा है। और अफसोस की बात ये, मेन स्ट्रीम मीडिया जो दुनिया का है वो भी उनके हाथों में है। लिहाजा आप इस मीडिया से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़ी बड़ी मीडिया चैनल्स हैं, इंटरनेशनल हो या जो लोग जो मीडिया, छोटी मीडिया, उनसे खबर लेके कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उनसे हम तवक्को नहीं रख सकते हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो हमें सच दिखाएंगे। लिहाजा हमें खुद तलाश करना होगा, हमें खुद सच के पीछे जाना होगा। मैं सारे ऑडियंस से कहना चाहता हूं कि आपको अगर ईरान के बारे में न्यूज चाहिए, ईरान की खबरें सुननी है, तो ऐसे लोगों की तरफ जाइए, ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाइए, जैसे ये डीबी लाइव है या इस तरह के दूसरे इंसाफ पसंद प्लेटफॉर्म्स है, जिनको आप सुने, दोनों तरफ को इंसाफ के साथ ये बताएंगे आपको, या खुद भी जाके सर्च करें।
दुश्मन मीडिया से, जो ईरान की दुश्मन मीडिया है, उससे आप एक्सपेक्ट ही क्यों करते हैं कि वो आके आपको ईरान के बारे में अच्छी अच्छी खबरें सुनाएगा? वो तो जाहिर है कि वो जितनी बुरी बातें हैं, जितनी तोहमत है, जितना भी बुरी बातें वो चिपकाएंगे ईरान के ऊपर और आपको पेश करेंगे, और आप समझेंगे चूंकि इतना बड़ा चैनल CNN, BBC, फला ढिका, ये सारे चैनल हैं और वो पेश कर रहे हैं तो सच्ची पेश कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है। इंसान, आज का जमाना जो है आंखों रखने का है, जहन को खुला रखने का है और सच का साथ दीजिए। देखिए, इंसानियत जो है ना, सच के साथ में, अगर हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है, बल्कि हम तो देखते हैं जानवरों में भी वफादारी पाई जाती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी सिफतें उनके अंदर पाई जाती हैं। हम जानवरों से तो बदतर नहीं है, हम इंसान हैं। इंसान को चाहिए वो सच का साथ दे और सच के साथ रहे। जी, अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आऊं कि ईरानी अवाम का क्या कहना है। देखिए, जो आपने वीडियोस अभी विजुअल्स चलाई थी, वो कुंभ का, जहां तक मैं समझ रहा हूं, वो तौहीद स्क्वायर है और बहुत बड़ा स्क्वायर है, जहां पर रोजाना इफ्तार करने के बाद पब्लिक, बहुत ही पब्लिक का एक सैलाब, बहुत बड़ा, और ये एक स्क्वायर नहीं है, कुंभ के अंदर बहुत सारे ऐसे स्क्वायर्स हैं, बहुत बड़ी सड़कें हैं जहां जो भर जा, इफ्तार के बाद पूरे दिन इंसान रोजे रखता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, इफ्तार के बाद खुद ब खुद उसके बॉडी में एक सुस्ती सी आती है, चाहता है कि अब आराम करें। लेकिन उसके बावजूद ये पूरी कौम, इतनी जिंदा कौम नजर आ रही है इस वक्त के सड़कों पर है, इंपीरियलिज्म के खिलाफ, इस्तिकबार के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी हुई है, डटी हुई है, और दुनिया से भी ये मुतालबा कर रही है कि आप भी जुल्म के खिलाफ खड़े हों। इसलिए कि आज मेरी बारी है तो कल तुम्हारी बारी है, आज यहां तो कल कहीं और। जो भी इनके सामने खड़ा होगा उसका अंजाम ये यही करने वाले हैं। ये चाहते हैं कि या तो आप हमारे गुलाम बन के रहें या फिर हम आपको नाबूद कर देंगे। तो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि जब ये ऐसा पोटेंशियल वजूद में आया है, ऐसा मौका हाथ लगा है, तो इसको हाथ से जाने न दें, बल्कि जहां जहां पे भी हैं अपनी आवाज बुलंद करें जुल्म के खिलाफ और मजलूम की हिमायत में और तरफदारी में। कोई और सवाल आपका था जो मेरे जहन से निकल गया हो तो आप बताइए, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं वही कह रहा था कि अमेरिका, उधर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बात कह रहे हैं, जो सुबह सुबह या जो बयान आ रहा है, इन बयानों से इधर ईरान में, चूंकि वहाँ की जनता से आपकी बातचीत होती है, तो ईरान के लोग क्या कहते हैं? अब 12 दिन हो गए, क्या वहाँ पर कोई इस टाइप से कोई बातचीत की? बहुत दिन हो गए, इस जंग को अब खत्म होना चाहिए। जो अभी तक जिस ढंग से रेजिस्टेंस दिखाई देता रहा है, क्या उसमें कोई कमी आई है? इस बारे में मैं पूछ रहा था। नहीं रंजीव जी, मैं इसके बरखिलाफ है। जो कुछ है वो ये है कि जितनी जंग आगे बढ़ रही है उतना ही पब्लिक का जोश आगे बढ़ रहा है। मुझे अभी तक कहीं से कोई आवाज नहीं सुनाई दी है, न कहीं लिखी हुई, न किसी की बोली हुई, या ईरानी, मैं दुकानों पे जाता हूं, टैक्सी हूं, तो मुझे कहीं भी इस तरह की बात नहीं आई है कि यार जंग कब तक चलेगी, अब रोक देना चाहिए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ऐसा सिस्टम बना रखा है कि पब्लिक के अंदर कोई इस तरह की बेचैनी पैदा नहीं होगी। जंग यहां हो रही है, डायरेक्ट अटैक यहां हो रहे हैं, लेकिन यहां पर सारी दुकानें खुली हुई हैं, सारे मॉल्स खुले हुए हैं, सुपरमार्केट्स खुली हुई हैं, सब जगह सामान बिल्कुल भरे हुए हैं, रैक्स बिल्कुल खाली नहीं है, और कोई इंसान, ये ताज्जुब की बात है, मैं खुद इस बात पर हैरत कर रहा था कि सामने अमेरिका जैसी ताकत है, इसराइल जैसी ताकत है, जिसका दुनिया लोहा मानती है, वो अटैक कर रही है। उसके बावजूद ईरानी पब्लिक इतनी समझदार है इस जंग के मौके पर कि उसने जाके बेतहाशा खरीदारी नहीं की है कि स्टॉक कर लें सारा सामान, कल क्या होगा नहीं मालूम है। जैसे आम दिनों में, जंग से पहले के दिनों में लोग अपनी जरूरत भर की रोजाना की चीज रोज लाते थे, रोज हो जाती थी, फिर जाके ले लेते, वैसे ही शेड्यूल चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दुकानें, मॉल, सारी चीजें भरी हुई हैं, और ईरानी गवर्नमेंट ने भी कह रखा है कि हमारे पास 1 साल तक का कोई भी ग़िज़ाई किल्लत, खाने की किल्लत, पीने की किल्लत, किसी तरह की कमी नहीं होने वाली है। सब कुछ मौजूद है, मेडिकल सिस्टम उसी तरह से काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट उसी तरह से काम कर रहा है, दुकानें उसी तरह से खुली हुई हैं, लोग खरीदारी उसी तरह, कोई बेचैनी नहीं पाई जा रही, बल्कि जोश पाया जा रहा है। जोश ऐसा पाया जा रहा है कि लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि जंग रुके। ये शहादतें हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, बेगुनाह हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर जज्बा है कि भाई जुल्म के खिलाफ हमने एक्शन लिया है तो हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये यहाँ है।
जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि करबला से ये पूरी आइडियोलॉजी जो है इस्लामिक और करबला से आई हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आई हुई आइडियोलॉजी है जो इनके जहनों में। इनका कहना है कि नहीं, ट्रंप की धमकियों से हम नहीं डरने वाले हैं, ट्रंप की गीदड़ हम नहीं डरने वाले हैं। वो अपनी धमकियों को अमल में भी ला चुका है, उसके बावजूद हम नहीं डरने वाले हैं। हम देखते हैं कि जुल्म कहां तक जाता है और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए बातिल में, ये इनके ये बाजुए कातिल में कितना जोर है, ये देखना चाहते हैं। वरना जंग का कौन मुआफिक है? जितने लोग हैं दुनिया के पीसफुल लोग, वो जंग नहीं चाहते हैं। जंग तो कभी मजबूरी बन जाती है तो जंग लड़ना पड़ती है, अपने वजूद की जंग, अपने वैल्यूज की जंग। मजबूरी बन जाती है तब इंसान जंग लड़ता है, वरना कौन सही समझ वाला इंसान है, कौन सही जिसके पास अक्ल मौजूद है, वो चाहेगा कि खामखा किसी को मारे या किसी से जंग करे। वो एक शेर है ना कि जंग क्या मसलों का हल देगी, जंग तो खुद ही एक मसला है। जी, तो ये जंग इन्होंने अटैक नहीं किया है, ये अपना डिफेंस कर रहे हैं, अपना दिफा कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं और अपने आप ही को नहीं बचा रहे हैं। इंसानियत की जंग है ये, इंसानियत को बचा रहे हैं। अगर यहां पर इजराइल और अमेरिका अपनी इस कारस्तानी में कामयाब हो जाते हैं, खुदा न खास्ता कि नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, कतन नहीं होंगे, हरगिज नहीं होंगे, जैसा कि प्रेम कुमार जी ने कहा, अमेरिका और इस्राइल हारने वाले हैं, जीत उनकी नहीं होने वाली। मैं कहता हूं कि प्रेम कुमार जी से आगे बढ़ के मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी वो अपनी जंग हार चुके हैं और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि ट्रंप की बौखलाहट नजर आ रही है। जो बहुत ताकतवर होता है, जिसे पता होता है कि मैं जीत रहा हूं, वो बौखलाता नहीं है, वो बहुत पीसफुल रहता है, मुस्कुराता है, आराम से रहता है। लेकिन ट्रंप के बयानात को आप इस 10-12 दिन की जंग में आप देखें, ट्रंप के बयानात कितनी बार तब्दील हुए, कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है, कभी मुझे नहीं पता है, कभी पता है। आप एक डेटा निकालिए और देखिए कि ट्रंप के बयान इन दिनों में कितनी बार बदले हैं। वो अगर कोई इंसान देख ले तो उससे पता चलता है साफ कि ये शिकस्त और हार की अलामत है। जी नौशाद साहब, एक खबर अभी अभी आ रही है, CNN की खबर है कि ईरान ने गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, IBM, ओरेकल और पलांटीर के इजराइल, दुबई और अबू धाबी में जितने भी इनके ऑफिसेज हैं उनको अपने टारगेट सूची में, लिस्ट में ले लिया है। इनके ऊपर भी ये हमला कर सकता है, ये CNN की रिपोर्ट है। और उसके अलावा ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इजराइल और खाड़ी देशों में, गल्फ़ कंट्रीज़ में जो अमेरिकी ऐसे जो प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, मतलब यही गूगल और ये सब, इनके कार्यालयों, इनके ऑफिसेज, दफ्तर जो हैं और जो इनके जो बुनियादी ढांचे हैं, उसको इन्होंने अपने टारगेट लिस्ट में ले लिया है ईरान ने। ये खबर आ रही है, ये इसको जरा आप बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है ये, क्योंकि ये खबर यहाँ आ रही है CNN से और दूसरा है ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से। अभी मैंने ईरानी साइड में ऐसी खबर खुद अपनी आंखों अभी मैंने ईरानी साइड से ऐसी खबरें अपनी आंखों से तो नहीं पढ़ी हैं, लिहाजा मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं इसकी तस्दीक कर सकूं कि ऐसा है या नहीं। लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो ये था कि बैंक के बारे में, जो खातमुल अंबिया इनकी फौज का एक हिस्सा है, खातमुल अंबिया ने ये कहा है कि बैंक और जो बैंक है वहां के और उसके 1 किलोमीटर के अतराफ में कोई न रहे ताकि आम पर नुकसान न पहुंचे। इसलिए जो प्रिंसिपल्स हैं जंग के, उसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि आप उसको खाली कर दीजिए। और उसकी वजह यह है कि बैंक को इनिशियली नहीं मार रहे हैं, यानी ये अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि कल की खबर है कि कल तेहरान में बांग के इनका सिपा बैंक है, उसके एक शोबे पर इन्होंने, एक ब्रांच पर इन्होंने अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, जिसमें वहां के बैंक, यानी आप सोचें कि बैंक में काम करने वाले लोगों को मारने का क्या मतलब है। बैंक के लोग उसमें मारे गए हैं, कई लोग मारे गए हैं बैंक में, बहुत में इंजर्ड हैं। तो इन्होंने कहा है कि अब हमारे हाथ खुले हुए हैं, किया है तो हम पर जवाब देना फर्ज होता है, इसलिए कि हम अभी जवाब नहीं देंगे तो आप कल दूसरे बैंक को और दूसरी ऐसी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको अटैक करने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑलरेडी आप कर रहे हैं। लेकिन बैंक पर हम हमला उस वक्त तक नहीं करते जब तक आपने न किया होता, लेकिन आपने जब हमला कर दिया तो इन्होंने जवाब दिया। और दूसरी बात, अभी हमला ईरान ने किया नहीं है बैंक पर, अभी सिर्फ कहा है देखते हैं कि आगे क्या होता है।
रही बात इन चीजों की जो आपने नाम लिए, गूगल है और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, एआई कंपनीज हैं, इन पर अगर ईरान ने ऐसा कहा है तो वो भी इसीलिए कहा है कि चूंकि इस जंग में ये सारी कंपनियां जो हैं टेक्निकली और टेक्नोलॉजी के एतबार से इजराइल को और अमेरिका को फुल सपोर्ट कर रही हैं। ईरान का कहना है कि हम सिर्फ अमेरिका और इजराइल से जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम 40 मुल्कों से जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि कोई इनको इंटेलिजेंस की प्रोवाइड कर रहा है, कोई इनको जो है दूसरी मालूमात, पैसे, हर तरह से इनको सपोर्ट किया जा रहा है। एक ईरान है, 40 मुल्क सामने खड़े हुए हैं जो मुख्तलिफ तरीके से ईरान को खत्म करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, इंसानियत की आवाज को दबाना चाहते हैं और जालिम की सफ में जाकर खड़े हो गए। तो इनका कहना है कि हम 2 मुल्कों से नहीं 40 मुल्कों से लड़ रहे हैं। तो इंटेलिजेंस जो है ना, एआई के जरिए आप देखें कि पैलेस्टाइन की जंग हो, हिजबुल्लाह से जो उन्होंने जंग की लुबनान के अंदर, और आज ईरान के अंदर भी उन्होंने एआई का बखूबी इस्तेमाल किया है, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है लोगों को मारने के लिए और तबाहियां मचाने के लिए। तो ये कंपनीज भी उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं और इन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने ने ऐसा कहा है। अगर कहा है तो चूंकि अभी इसको फैक्ट चेक करूंगा कि ऐसा कहा है या नहीं कहा है, लेकिन बैंक वाला तो मैंने खुद पढ़ा है कि बैंक और उसके अतराफ में से जो लोग हैं वो हट जाएं ताकि बेगुनाह इसमें न मारे जाएं। लेकिन अभी अटैक किया नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा एक सवाल शकील जी के पास आना चाहता हूं। शकील जी, जरा ईरान की बात हो रही है और ईरान से हमारे साथी आबिद रज़ा नौशाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत इत्मीनान से वहाँ की तमाम बातें, ग्राउंड ज़ीरो की बातें बता रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं। इधर हिंदुस्तान में जो चल रहा है वो हम लोग देख ही रहे हैं। एक सवाल जो ईरान से भी हम समझना चाहेंगे, ये ऑयल एंड गैस की बात, और जो हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है वहाँ क्या चल रहा है, ज़रा वो भी पूरी दुनिया में। अमेरिका परेशान है, दूसरे देश परेशान हैं, पाकिस्तान परेशान है, हिंदुस्तान परेशान है, सब परेशान है। लेकिन उस पे आए उससे पहले इस जंग को लेकर आपकी टिप्पणी, आपकी बात शकील जी, और उसका कितना असर हिंदुस्तान पे पड़ते हुए आप देखते हैं शकील जी? नौशाद साहब ने बहुत अच्छी तरह ईरान के अंदरूनी हालात के बारे में बताया और वो ये बता रहा है पूरी दुनिया को कि किस तरह जो ईरान की आवाम है वो मजबूती के साथ खड़ी हुई है। इसमें जो सबसे खास बात हमें लगी, क्योंकि हमने भी बहुत सारे वार देखे हैं, वार होने से पहले के माहौल देखे हैं, लोग सीधे बाजारों की तरफ दौड़ते हैं। व्यापारी खुद कहते हैं कि ज्यादा सामान खरीद लो ताकि वो जमाखोरी कर सकें, काला बाजारी कर सकें। लेकिन अगर ईरान के अंदर लोग अपनी जरूरत भर का सामान खरीद रहे हैं, लोग बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं, लोगों को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कल बाजार में सामान रहेगा या नहीं रहेगा, तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। जिस मुल्क की जो जनता है, अवाम है, वो अगर इतनी हिम्मत के साथ खड़ी हो जाए, लड़ाइयां, जंग सेना लड़ती है, फोर्स लड़ती है। यहां तो जनता लड़ने को तैयार हो गई है, जनता लड़ रही है। ये जो आप दिखा रहे हैं दृश्य, जिस तरह से, और रमजान में खास तौर से, रमजान में लोग जो दुनियावी काम होते हैं वो थोड़ा कम करना शुरू कर देते हैं। अपने दीनी काम में, रोजे में, नमाज में, तराबियों में, इनमें ज्यादा मशगूल रहते हैं। लेकिन ईरान की जनता जिस तरह से खड़ी हुई है, मुकाबला कर रही है, तो इसीलिए जो ट्रंप साहब की बौखलाहट है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, इजराइल के साथ उनकी जो जबानी झड़पें हो रही हैं, और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कोई पता नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि उनके बारे में कोई खबर ही नहीं है, इजराइल के बारे में कोई खबर नहीं है। बहुत अच्छी बात बता रहे थे नौशाद साहब कि आखिर मिसाइल वहां जा रही हैं तो जाके कर क्या रही हैं, नुकसान नहीं हुआ, बताइए। ये तो बड़ी शान की बात है आपके लिए कि ईरान की मिसाइल गिरी, कोई नुकसान नहीं कर पाई। लेकिन वो ये भी नहीं बता रहे। और ये जो प्रोपोगंडा वार शुरू किया है, तो ये प्रोपोगंडा वार राजीव जी तब शुरू होता है जब
आदमी वास्तविक युद्ध हारने लगता है कि अब वो हमारे इस पे हमला करेंगे, अब वो हमारे इस पे हमला करेंगे, वो ये कर रहे हैं, वो सुरंगें बिछा रहे हैं, वो हरमुज स्टेट को रोक रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं, ये सारा जो प्रोपेगेंडा है, वो इसीलिए किया जा रहा है कि दुनिया से वो मदद ले सके। दुनिया जो है इस वक्त, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, पूरी तरह से इस युद्ध के खिलाफ है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। क्यों? हमारे यहां तो दिख ही रहा है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। हर जगह एलपीजी की समस्या है, हर जगह तेल की किल्लत होने लगी है। कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। आज यहां पे पार्लियामेंट के अंदर दिन भर यही बातें होती रही कि भाई एलपीजी की बात कर लो, लेकिन बीजेपी, उनकी सरकार एलओपी की बात करती रही। लीडर अपोजिशन राहुल गांधी, ऐसा लग रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव जो है स्पीकर के खिलाफ नहीं आया है, राहुल गांधी के खिलाफ ही आया है जी। और विपक्ष कह रहा था कि भाई हम एलपीजी की बात करना चाहते हैं। यहां पे सदस्यों ने कहा कि किचन में आ गई है वार, ये वहां से वार उठ के हमारे किचन में आ गई है, किचन में गैस नहीं है। तो स्थिति बहुत गंभीर हो रही है और इस गंभीर स्थिति के जिम्मेदार सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल हैं। और वो जो सोच रहे थे कि रिजीम चेंज कर देंगे, तो ये सबसे पहले तो बेसिक सवाल है और ये पूरी दुनिया में पूछा जाना चाहिए और पूछा भी जा रहा है अब कि आप होते कौन है किसी देश का रिजीम चेंज करने वाले? आप कौन होते हैं? कोई आपका रिजीम चेंज करने जा रहा है? ट्रंप साहब भूल गए कि पिछली बार जब वो हारे थे तो उनके समर्थकों ने वहां की पार्लियामेंट में हमला कर दिया था। आप लोकतांत्रिक देश बनते हैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे मजबूत, आपके ट्रंप साहब के समर्थकों ने पार्लियामेंट में हमला किया था कि नहीं किया था? मुकदमे चले थे कि नहीं चले थे? आप कौन होते रिजीम चेंज करने वाले? या इजराइल कौन होता है रिजीम चेंज करने वाला? इस तरह तो दुनिया के हमारे ख्याल में 200 के करीब मुल्क हैं, 180-85 जो संयुक्त राष्ट्र में है, यूएन में है। आप कहीं भी कर सकते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आप उठा के लाए ना। अभी नौशाद साहब बता रहे थे कि आप इराक में गए, अफगानिस्तान में गए, ईरान में आ गए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ले आए। वियतनाम में भी आप गए थे, बहुत बुरी तरह मुंह की खा के आना पड़ी थी। कोरिया में भी आपने किया है ये सब। आप कहां नहीं गए? अमेरिका का अभी कुछ दिनों पहले हमने लिखा था, अभी देख के फिर से बता देंगे, ऐसे कितने देश हैं जहां अमेरिका ने बम नहीं गिराए? उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है। जब पिछली बार वो ईरान पे उसने हमला किया था, उस वक्त हमने लिखा था इस बात को, कितने देशों पे अमेरिका ने बम गिराए हैं। आप कौन हो भाई? आप काहे को ठेकेदार बने हुए हो? अगर आपको लोकतंत्र की इतना ही ख्याल है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए इस आधार पे कि आपके समर्थक जाके वहां की पार्लियामेंट पे, जिसको लोकतंत्र की सबसे ऊंची जगह कही जाती है, वहां हमला कर रहे हैं। और आपने क्या कांग्रेस से वहां की पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, जो हमारे यहाँ लोकसभा कहलाती है, उससे क्या आपने परमिशन ली है इस हमले के लिए? कोई अधिकार है आपके पास? पूरी दुनिया इसको इल्लीगल वार कह रही है, अवैध युद्ध। और अवैध युद्ध तो है ही। आप वहां के राष्ट्रपति को, सुप्रीम लीडर को मार रहे हैं ईरान के, आप वहां पे बच्चों को मार रहे हैं। उससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई होगी नहीं। कल जो हमारे विदेश सचिव रहे हैं शिवशंकर मेनन, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और पूरी दुनिया कह रही है इसको। 200 के करीब बच्चे, और जो उनकी कब्रों की तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं, और एक हमने यहाँ पे कविता शेयर की थी हिंदुस्तान में, नौशाद साहब, इसके ऊपर बहुत दर्दनाक पोएट्री लिखी जा रही है। लोग लिख रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ के जो पोएट हैं, कवि हैं, वो लिख रहे हैं। अभी अगर कहेंगे तो हम उसको सुना सकते हैं। हमने उसको अपने सोशल मीडिया पे डाला है उसको, कि बच्चियों को, लड़कियों को, लड़कों को, सिविलियन को आप मार रहे हैं और बात कर रहे हैं आप डेमोक्रेसी की। तो आप तो ये वार जो है जंग हार चुके हैं, इंसानियत की जंग आप हार चुके हैं। तो राजीव जी, ये जो है हिंदुस्तान में इसका क्या असर है, इसको हमें लगता नहीं है कि बताने की जरूरत है।
सरकार बहुत छुपाने की कोशिश कर रही है, मगर कौन सा ऐसा शहर है जहां सिलेंडर लिए हुए लोग जो है गैस एजेंसी के बाहर लाइन नहीं लगाए हुए हों? कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है, स्मॉल टाउन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तीसरा दिन है पार्लियामेंट शुरू हुए, पार्लियामेंट का बजट सेशन, सरकार की तरफ से एक लफ्ज भी न ईरान वार पे बोला गया, न एलपीजी की समस्या पे बोला गया, न अमेरिका द्वारा वहां पे मारे गए सुप्रीम लीडर के बारे में बोला गया, और न वहां पे जो नया सुप्रीम लीडर बने हैं उनकी बधाई के लिए बोला गया। भारत की सरकार या मोदी साहब जो है वो ये सोच रहे हैं कि चुप रह के वो बच जाएंगे। शिवशंकर मेनन ने क्या कहा? उन्होंने यही बात कही जो हमने परसों कही थी, जो चुप रहेगा, जो अनिर्णय का शिकार रहेगा, जो फैसला नहीं लेगा, दुनिया उसको कोई महत्व नहीं देगी, दुनिया उसको पूछने वाली नहीं है। आपको फैसला लेना पड़ेगा। अगर आप ईरान के साथ पुरानी दोस्ती रखते हैं, पुराने संबंध हैं, और वो भी छोड़ दीजिए, आप अगर ये नहीं देखते कि हमलावर कौन है, बिल्कुल सही सवाल कहा नौशाद जी ने, क्या ईरान गया था वहां हमला करने के लिए? इसका जवाब दे दें ट्रंप साहब। और यूएन कहां है किसी को मालूम नहीं है। इजराइल जवाब दे दे कि हमला करने कौन गया था जी। और अगर ईरान हमला करने नहीं गया था और ईरान में आके अपने सिविलियंस को मारा है, और फिर आप बता रहे हैं कि ईरान यहां हमला करेगा, वहां करेगा, यहां करेगा। भाई सेल्फ डिफेंस में आदमी क्या नहीं करेगा। और जब जो बताया नौशाद साहब ने, जब कुर्बानी का जज्बा आ गया है, सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल का है ये, जब फांसी पे चढ़ने गए थे तब उन्होंने शेर कहा था आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अशफाकुल्ला खान के साथी। और ये दूसरा जो शेर उन्होंने कहा था ये साहिर साहब का है, साहिल लुधियानवी का। तो हिंदुस्तान के शायर, कवि, ये सब शुरू से लेके और आज के जो नए हैं वो भी लिख रहे हैं, सब हिंदुस्तान में इंसाफ के लिए लड़ने वाले हमेशा मौजूद रहे हैं। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं। मोदी जी को आके सामने बोलना चाहिए, लेकिन मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, और उनका ये मौन जो है उनके लिए तो नुकसान करेगा ही करेगा। फिलहाल भारत की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में कमजोर कर रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। नौशाद साहब, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप, मैं कह रहा था कि शाम अपने यहाँ शाम इधर हिंदुस्तान में होती है, उधर सुबह अमेरिका में जग गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। उन्होंने जग के एक बयान दिया है। बयान ये दिया है कि ईरान में अब कोई भी लक्ष्य बचा नहीं, यानी कोई भी टारगेट नहीं बचा है, जल्द ख़त्म होगा अब ये युद्ध, ये जंग हम जल्द ख़त्म करेंगे। अब हमने सारे टारगेट, सारे जो टारगेट्स थे उसको हमने अचीव कर लिया है, और अब हम इस जंग को ख़त्म करेंगे। सुबह सुबह ये इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो मैं बता रहा हूँ। ये रोज़ सुबह जैसे ही शाम का वक्त होता है, हम लोग न्यूज़ पॉइंट में बैठते हैं, उधर से एक बयान उनका आ जाता है, जगते हैं, और उसके साथ साथ इस पर ज़रा आपसे मैं रिएक्शन चाहूँगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, मैं भी कह रहा था कि वो कहते हैं कि आज ज़ोरदार हमला करेंगे, अब आज कह रहे हैं कि अब हम जंग ख़त्म करेंगे। ईरान तो कह रहा है कि जंग ख़त्म करने से पहले आप ये बताइए कि आपने इस जंग की शुरुआत क्यों की, आप ये बताइए कि हमारे सुप्रीम लीडर को आपने क्यों मारा, आप ये बताइए कि इसके बाद आप वादा कीजिए कि आगे आप हमारे ऊपर किसी तरह का हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी बातें अगर नहीं होंगी तो फिर ईरान क्या करेगा आगे? क्योंकि ईरान के जितने भी लीडरान, जितने भी हैं टॉप लीडर्स हैं, सबके बयान, चाहे राष्ट्रपति पेजेश्कियान की बयान देख लीजिए, चाहे अब्बास अरागची विदेश मंत्री की बयान देखूं, चाहे लारिजानी का बयान देखूं, सबके बयान वैसे ही, IRGS की बयान वैसे ही आ रहे हैं सबके बयान। इसलिए समझना चाहता हूं कि आज अब इस बयान के बाद ईरान क्या कहेगा, थोड़ी सी आपसे उस बारे में जानकारी। कि मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, और इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहूंगा, हाँ, हिंदुस्तान की जो उन्होंने बात की, बेशक हमारा मुल्क जो है बहुत हमारा प्यारा मुल्क है, और हमेशा हमेशा हमारे मुल्क की एक खुसूसियत रही है कि उसने जालिम का मुकाबला किया है और मजलूम का साथ दिया है। फलस्तीन का मौजू हो या कहीं का भी मौजू हो, या हमारे यहाँ जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उसका मुकाबला हो, हमेशा क्यों हमारे भगत सिंह जी ने, अशफाकुल्ला खान साहब ने, और इसी तरह चंद्रशेखर आजाद और हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने
क्या जंग लड़ी थी? नहीं, जंग नहीं लड़ी थी, बल्कि अपना डिफेंस किया था। उनके मुकाबले में जो ऑक्यूपायर्स थे, जो काबिज थे, जिन्होंने एक जंग छेड़ी हुई थी, हमारे मुल्क पर कब्जा किया था और जुल्म सितम कर रहे थे, उनके मुकाबले में खड़े थे। तो बेशक हमारा शुरू से ऐसा रहा है और उसको आइंदा भी ऐसा ही रहना चाहिए कि वो जालिम की तरफ बिल्कुल भी ना हो, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जालिम की तरफ इंशाअल्लाह खड़ा नहीं होगा, बल्कि मजलूम का हिमायती और तरफदार जैसा पहले था वैसे ही आगे भी रहेगा। और ये जो पोएट्री आपने कहा कि ये भी इसी बात की अलामत है कि हमारे मुल्क की मिट्टी में मजलूम की हिमायत शामिल है और जुल्म की मुखालफत शामिल है, जिसकी वजह से इस तरह के जुमले कभी पोएट्री की शक्ल में आते हैं, कभी आर्टिकल की शक्ल में आते हैं, कभी लोगों के आंसुओं की शक्ल में आते हैं हमारे सामने, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो मिट्टी है उसमें कितना पोटेंशियल पाया जाता है। और दूसरी रही बात ये जो ट्रम्प साहब का आपने नया शोशा, आपने शगुफा सुनाया कि हमने सारे टारगेट्स हासिल कर लिए हैं और अब हम जो है जंग का सिलसिला रोकना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो ट्रम्प से कोई ट्वीट को जो है कोट करके उनसे कोई सवाल करे, और ये जितने मेरे जानने वाले हैं और देख रहे हैं हमारे ऑडियंस, वो उनसे उनके ट्विटर पर जाकर उनसे सवाल करें कि तुम्हारा इस जंग में क्या वो गोल था जिसको तुमने अचीव कर लिया है। यानी ऐसा गोल बताओ जिसको तुमने पहले सेट किया था और उस हदफ को हासिल करने के लिए, मकसद को हासिल करने के लिए तुमने जंग छेड़ी थी और वो टारगेट तुमने हासिल कर लिया। वो क्या था? पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा टारगेट क्या था, फिर हम समझेंगे कि तुम्हारी इस बात में कितनी सच्चाई पाई जाती है कि हमने सारे टारगेट्स हासिल कर ली हैं। इसलिए कि तुम्हारे तो टारगेट्स बदलते रह रहे हैं, तुम्हारी बातें बदलती रह रही हैं, तो हम कैसे समझें कि वो कौन सा टारगेट था, वो कौन सा गोल था जो तुमने हासिल कर लिया है। जाहिर है कि उनका ये ट्वीट ये बता रहा है कि वो जंग से परेशान हो चुके हैं। यानी जो शख्स अभी हमें नजर आ रहा है कि आपका अगर रिजीम चेंज मकसद था, रिजीम चेंज नहीं हुआ है, बल्कि बरक्स इसके बरखिलाफ ये हुकूमत और ज्यादा पहले से मजबूत हो गई है, क्योंकि आपके हमले ने, आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत ने और उनके खून कौम की रगों में यूनिटी का खून दौड़ा दिया है और सारे के सारे इस तरह से मुत्तहिद हो गए जैसे पहले कभी नहीं थे। तो ये तो आपने इनके हक में काम कर दिया। अगरचे खामनेई साहब जैसी अजीम लीडरशिप और अजीम इंसान की, उनको मैं अजीम इंसान कहता हूं, वाकई उनकी शख्सियत को अगर आप पढ़ें, स्टडी करें तो आपको मालूम होगा कितना अजीम इंसान था वो। और ये दुनिया के जो प्रोपेगेंडे थे उसको हटा कर देखें, डायरेक्ट सही रिलायबल सोर्सेज से उनको पढ़ने की कोशिश करें तो आपको मालूम होगा कि खामनेई साहब कौन सी शख्सियत थे। ऐसी अजीम शख्सियत को तुमने मार दिया। किस लिए मारा? तुमने मीनाब शहर के अंदर जो स्कूल पर अटैक किया है, 200 के करीब 185 न जाने कितने बच्चे थे और न जाने कितने वहां के पर्सनल्स थे, वहां के कितने स्टाफ थे, कितने टीचर्स थे जिनको बेगुनाह तुमने मारा है। आज ही मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था, वहां से बैठ के मलबे पर, स्कूल के मलबे पे बैठकर कुछ वीडियोस इन लोगों ने बनाई है जो यहाँ के इंटरनेट चैनल्स वगैरह पर मैंने देखे। एक टीचर है जो सर्वाइवर है, वो आकर 3 टीचर बैठी, एक इंटरव्यू में देख रहा था जो बीच में बयान करके बम गिरा है, मैंने फला मिले के बच्चियों का जो स्कूल गर्ल्स थी उनका नाम लेके, वो इतने साल की थी, इतनी छोटी सी बच्ची थी, वो वहां पड़ी थी, वो इधर पड़ी थी, उसकी आंखें बाहर आ गई थी, उसका गला कट गया था, उसके हाथ अलग हो गए थे। यानी इतनी दहशतगर्दी तुमने किस लिए की थी? वो कौन सा टारगेट है जिसको तुमने हासिल कर लिया? इतनी दहशतगर्दी करने के बावजूद, इतनी खबासत दिखाने के बावजूद, इतने लोगों को अपना भेड़िए वाला चेहरा दिखाने के बावजूद तुमने क्या हासिल कर लिया यहाँ पर? क्या रेजिम चेंज हो गया? क्या हुकूमत तब्दील हो गई? क्या यहाँ पर लीडरशिप खत्म हो गई? एक लीडर गया, दूसरा लीडर आ गया। अभी मालूम है आपको यहां पर क्या नारा लगाया जा रहा है? यहां पर नारा लगाया जा रहा है, ये 19 माह रमजान को, जो शब 19 माह रमजान शब कद्र होती है, 3 शब कद्र होती हैं, उसमें यहां पर उसमें पहली शब कद्र में ऐलान हुआ है आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई साहब की लीडरशिप का, और मैं वहां मौजूद था, यही होली श्राइन ऑफ हरम मासूमा हज़रत सलामुल्लाह अलैह में, वहां मैं मौजूद था। वहां मैंने देखा कि जैसे ही उनका नाम आया है पब्लिक में क्या जोश भर गया। तो उनको जब पहचानवाया गया है तो पब्लिक पूरी उम्मीद के साथ आगे आ गई है। तो यहां पर नारे जो लगाए जा रहे हैं जो पवान पर है, एक तो आयतुल्लाह खामनेई जो शहीद हो गए और उनके बेटे आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई जो इस वक्त लीडर हैं, दोनों की फोटोज लोगों के घरों पर मिलेगी आपको। यहां पर इस वक्त काले परचम मिलेंगे जो आजादारी की अलामत है, गम की अलामत है।
उसके साथ साथ इनकी फोटोज मिलेंगी और फोटोज पर स्लोगन्स लिखे हुए हैं जिससे इंतकाम का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा, ये सब दिखाई देता है। जिस नारे की मैं बात कर रहा हूं वो नारा ये था कि दस्ते खुदा अयान शुद, फारसी में नारा है ये, दस्ते खुदा अयान शुद खामनई जवान शुद, यानी अल्लाह हाथ जो है ना, अल्लाह का सपोर्ट जाहिर हो चुका है लोगों के लिए, हमारी कौम के लिए। अल्लाह ने जो सपोर्ट